आज हम लोग इकोनॉमी के टॉपिक्स को देखेंगे। इस टॉपिक के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल जो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो टॉपिक का नाम है मॉनेटरी पॉलिसी। तो ये जो मॉनेटरी पॉलिसी यानी कि मौद्रिक नीति है, इसके अंदर हमें ये पढ़ना है कि ये नीति है क्या, ठीक है, क्यों ये नीति लाई जाती है, इसके क्या क्या इम्प्लीमेंटेशंस हैं, इन सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि मौद्रिक नीति है क्या। तो मौद्रिक नीति जो कंट्री की सेंट्रल बैंक होती है, जो केंद्रीय बैंक होती है, इस केंद्रीय बैंक के द्वारा मार्केट के अंदर मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए जो नीति बनाई जाती है, उस नीति को क्या कहा जाता है, उस नीति को मौद्रिक नीति कहा जाता है। तो प्रश्न ये उठता है कि ये जो नीति बनाती है सेंट्रल बैंक, जो ये नीति बनाती है वो किस प्रकार से बनाती है। तो ये जो नीति बनाती है सेंट्रल बैंक वो दो प्रकार से बनाती है। एक को कहा जाता है इजी मनी पॉलिसी और दूसरे को कहा जाता है टाइट मनी पॉलिसी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं पहले, है ना, और उसका फिर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहला जो नीति का नाम है, इस नीति का क्या नाम है, मौद्रिक नीति, ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी। है ना। तो ये जो मॉनेटरी पॉलिसी है बेसिकली ये दो तरीके का हुआ। पहला जो हुआ उसे क्या कहा हमने, इसे कहा जाता है डियर मनी पॉलिसी या इजी मनी पॉलिसी, है ना, और दूसरे को कहा जाता है टाइट मनी पॉलिसी, ठीक है। अब इसको समझते हैं। डियर मनी पॉलिसी का मतलब क्या हुआ कि मार्केट के अंदर जो मनी सर्कुलेशन है वो मनी सर्कुलेशन का बढ़ जाना, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मनी सर्कुलेशन का इस पॉलिसी के थ्रू क्या होता है, मनी सर्कुलेशन जो होता है वो बढ़ जाता है। एंड इस टाइट मनी पॉलिसी के अंदर क्या होता है कि जो मनी सर्कुलेशन होता है वो मनी सर्कुलेशन क्या हो जाता है, घट जाता है मार्केट के अंदर। मनी सर्कुलेशन जो होता है वो क्या हो जाता है, घट जाता है। तो ये जो मनी सर्कुलेशन का इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है, इससे क्या फर्क पड़ता है। तो देखिए जैसे ही मनी सर्कुलेशन इंक्रीज करेगा तो क्या होगा, समझिए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मनी सर्कुलेशन के इंक्रीज करने से क्या होता है कि जो इन्फ्लेशन होता है, महंगाई होती है, जिसको मुद्रास्फीति भी कहा जाता है, ये इन्फ्लेशन जो होगा वो क्या होगा, इंक्रीज करेगा। मार्केट के अंदर मनी सर्कुलेशन है, सबके पास पैसा है, तो क्या होगा, मनी जो इन्फ्लेशन होगा वो इन्फ्लेशन खुद ब खुद क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इससे एक और चीज होता है कि अगर मनी सर्कुलेशन बढ़ेगा तो जो ग्रोथ है ये ग्रोथ भी क्या होगा, अच्छा होगा। लेकिन एक लेवल तक जब इन्फ्लेशन काफी ज्यादा बढ़ जाता है तो फिर वहां पर हैम्पर करने लगता है। लेकिन एक लेवल तक जब मनी सर्कुलेशन बढ़ता है तो इन्फ्लेशन भी बढ़ता है एंड इसके साथ साथ जो होता है वो ग्रोथ भी जो होता है वो बढ़ता है। वही इसके अगर अपोजिट देखें कि जब मनी सर्कुलेशन घट रहा है तो मनी सर्कुलेशन घटेगा तो क्या होगा, इन्फ्लेशन जो है, महंगाई जो है, वो इन्फ्लेशन क्या होगा, ये इन्फ्लेशन भी क्या होगा, घट जाएगा। क्योंकि मार्केट के अंदर मनी सर्कुलेशन घट गया है तो इन्फ्लेशन जो होगा वो भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। और इससे जो है ना ग्रोथ जो होता है वो ग्रोथ क्या हो जाता है, वो अवरुद्ध हो जाता है, रुक जाता है। तो ये पॉलिसी का एक स्केलेटन था। अब इस पॉलिसी को किस तरीके से इंप्लीमेंट किया जाता है इसके बारे में हमें स्टडी करना है। तो इस पॉलिसी को जो इंप्लीमेंट किया जाता है वो डिफरेंट टूल्स की सहायता से किया जाता है, जिन टूल्स को क्वांटिटेटिव टूल्स एंड क्वालिटेटिव टूल्स कहते हैं। तो हम लोग देखेंगे कि टूल्स कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले टूल्स, मॉनेटरी पॉलिसी के टूल्स कौन कौन से हुए। तो फर्स्ट हमने देखा कि फर्स्ट को कहा जाता है क्वांटिटेटिव टूल्स, ठीक है। क्वांटिटेटिव टूल्स, ठीक है, हिंदी में इसे क्या कहते हैं, मात्रात्मक टूल कहा जाता है। और दूसरा जो होता है वो होता है क्वालिटेटिव टूल्स, ठीक है। ठीक है, क्वालिटेटिव टूल्स का मतलब क्या होता है, गुणात्मक। तो इसके अंदर क्वांटिटेटिव टूल्स है क्या क्या, इसकी चर्चा कर लेते हैं। तो क्वांटिटेटिव टूल्स जो हैं ये भी कई टाइप के हैं। कौन कौन सा, सो देखिए। जो सबसे पहला है वो है आपका CRR यानी कि कैश रिजर्व रेशियो। दूसरा जो है क्वांटिटेटिव टूल्स के अंदर वो है आपका SLR यानी कि स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ठीक है। थर्ड जो है वो है आपका OMO।
ओएमओ का मतलब क्या होता है? ओपन मार्केट ऑपरेशन। सबकी चर्चा करेंगे एक एक करके और देखेंगे कि ये कैसे मनी सप्लाई को क्या करते हैं, क्रेडिट कंट्रोल को क्रेडिट को किस तरीके से कंट्रोल करते हैं, इसकी चर्चा हम लोग करेंगे। नेक्स्ट जो है ओएमओ के बाद वो दूसरा जो है वो है एलएएफ। ठीक है, एलएएफ का मतलब होता है लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, एंड एलएएफ के भी टू पार्ट्स हैं, एक को कहा जाता है रेपो रेट, ठीक है, और दूसरे को कहा जाता है रिवर्स रेपो रेट, है ना। तो नेक्स्ट जो था ओपन मार्केट ऑपरेशन के बाद जो नेक्स्ट जो था वो क्या था आपका एलएएफ यानी कि रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट। नेक्स्ट जो है वो है आपका बैंक रेट, ठीक है। इसके बाद बैंक रेट के बाद जो नेक्स्ट है वो है आपका एमएसएफ मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, ठीक है। एंड जो सबसे लास्ट है वो है आपका एमएसएस यानी कि मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम। तो दीज आर द टूल्स ऑफ क्वांटिटेटिव टाइप, ठीक है। ये जो टूल्स हैं वो किस टाइप के हैं? क्वांटिटेटिव टाइप्स के हैं। तो क्वेश्चन ये अराइज होता है कि क्वांटिटेटिव टूल्स और क्वालिटेटिव टूल्स में अंतर क्या है। तो देखिए क्वांटिटेटिव टूल्स जो होते हैं वो किसी एक स्पेसिफिक सेक्टर के लिए लागू नहीं होते हैं, वो हॉलिस्टिक इनका अप्रोच होता है। मतलब वो जब लागू होंगे तो हर एक सेक्टर के लिए लागू होंगे, कोई स्पेसिफिक एक सेक्टर के लिए लागू नहीं होंगे। और जो ये क्वालिटेटिव टूल्स होते हैं, ये क्वालिटेटिव टूल्स क्या होते हैं? सेक्टर स्पेसिफिक होते हैं, ठीक है, कि किसी एक स्पेसिफिक सेक्टर में लगाया जाएगा, है ना। तो इन दोनों को भी आप समझ लीजिए कि ये क्या होता है? हॉलिस्टिक होता है, मतलब ये सेक्टर स्पेसिफिक नहीं होता है ना, तो हॉलिस्टिक होता है। और ये जो होता है वो क्या होता है? सेक्टर स्पेसिफिक होता है, ठीक है। तो दो चीजें हमने देख लिया, पहला क्या क्वांटिटेटिव टूल्स एंड दूसरा जो देखा हमने क्या देखा? क्वालिटेटिव टूल्स। तो क्वालिटेटिव टूल्स के अंदर कौन कौन से टूल्स हैं उसको देख लेते हैं। तो ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे, जो क्वालिटेटिव टूल्स हैं, इन क्वालिटेटिव टूल्स के अंदर कौन कौन सा चीज है सो देख लेते हैं। तो जो सबसे पहला है वो है आपका रेगुलेशन ऑफ मार्जिनल रिक्वायरमेंट्स या मार्जिन रिक्वायरमेंट्स बोलते हैं इसको, ठीक है। रेगुलेशन ऑफ मार्जिन रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। सेकेंड जो है इसे कहा जाता है रेगुलेशन ऑफ कंज्यूमर क्रेडिट, है ना। सबकी चर्चा करेंगे हम लोग। रेगुलेशन ऑफ कंज्यूमर क्रेडिट, है ना, सेकेंड हो गया। थर्ड जो होता है वो होता है राशनिंग ऑफ क्रेडिट, थर्ड जो है वो क्या है आपका? राशनिंग ऑफ क्रेडिट। फोर्थ जो है वो है आपका डायरेक्ट एक्शन, एंड जो लास्ट है वो है आपका मोरल सॉर्शन, ठीक है। याद रहेगा आपको, लास्ट जो है वो क्या है आपका? मोरल सॉर्शन। तो इन सभी के बारे में हम लोग को देखना होगा और साथ के साथ ये भी देखना होगा कि ये जो टूल्स हैं, ये टूल्स किस प्रकार से मनी सप्लाई को मार्केट के अंदर किस तरीके से कंट्रोल करते हैं, किस प्रकार से इन्फ्लेशन को बढ़ाते हैं, ग्रोथ रेट को बढ़ाते हैं, घटाते हैं, इसके बारे में हमने चर्चा करना होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वांटिटेटिव टूल्स और दूसरा हो गया क्वालिटेटिव टूल्स। क्वालिटेटिव टूल्स के अंदर क्या क्या है? तो रेगुलेशन ऑफ मार्जिनल रिक्वायरमेंट्स, रेगुलेशन ऑफ कंज्यूमर क्रेडिट, राशनिंग ऑफ क्रेडिट, डायरेक्ट एक्शन, एंड लास्ट वन इज मोरल सॉर्शन, ठीक है। तो हमें ये जो देखना है कि क्वांटिटेटिव टूल्स जो हैं, ये क्वांटिटेटिव टूल्स जो वर्क करते हैं, इसके लिए हमें एक टर्म जो है उसको जानना काफी ज्यादा जरूरी है। उस टर्म का जो नाम है वो टर्म है एनडीटीएल, ठीक है। एनडीटीएल तो समझते हैं कि ये एनडीटीएल है क्या, होता क्या है? इसे कहा जाता है नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज, ठीक है। क्या कहा जाता है? डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज, ठीक है। तो इसमें यह क्वेश्चन उठता है कि ये डिमांड लायबिलिटीज क्या होता है और टाइम लायबिलिटीज क्या होता है।
तो डिमांड लायबिलिटीज ये होता है कि जिस समय हमें बैंक से जरूरत पड़े उस समय हम अगर पैसा निकाल सकें तो उसे कहते हैं हम लोग डिमांड लायबिलिटीज। और जो टाइम लायबिलिटीज होता है वो क्या होता है कि जब एक स्पेसिफिक टाइम पूरा होगा उस स्पेसिफिक टाइम के बाद ही आप अपना जो जमा है बैंक के अंदर उसको निकाल सकते हैं, तो वो होता है आपका टाइम लायबिलिटीज। तो डिमांड लायबिलिटीज और टाइम लायबिलिटीज मैं इसलिए बता रहा हूं एनडीटीएल, क्योंकि जो सीआरआर और एसएलआर जो है वो काउंट किस पे होता है, तो एनडीटीएल पे ही काउंट होता है। इसलिए आपको जानना जरूरी है कि एनडीटीएल है क्या। तो डिमांड लायबिलिटीज के अंदर क्या क्या आता है, सो देखिए, तो डिमांड लायबिलिटीज के अंदर दो चीजें, पहला जो है इसे कहा जाता है करेंट अकाउंट, ठीक है, और जो दूसरा है इसे कहा जाता है सेविंग अकाउंट। करेंट अकाउंट एंड दूसरा जो है डिमांड लायबिलिटीज में वो क्या है, सेविंग अकाउंट। एंड टाइम लायबिलिटीज के अंदर जो दो चीजें हैं उसको क्या क्या कहा जाता है, सो देखिए, एक को कहा जाता है एफडी फिक्स डिपॉजिट, ठीक है, और दूसरा जो है वो आरडी यानी कि रिकरिंग डिपॉजिट। अब ये समझते हैं कि ये सब है क्या। तो करेंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट आई होप आप लोग समझते होंगे, देखा भी होगा आपने। इसमें क्या होता है, फिक्स डिपॉजिट क्या होता है और रिकरिंग डिपॉजिट क्या होता है। तो फिक्स डिपॉजिट में क्या होता है कि आप क्या करते हैं कि कुछ अमाउंट एक सर्टेन टाइम के लिए बैंक के अंदर जमा कर देते हैं और उस टाइम उस अमाउंट का जब वो टाइम पूरा होता है तो आप निकालते हैं उस पैसे को, और उसके लिए आपको क्या मिलते हैं, उस जो टाइम के लिए जो लॉक इन पीरियड के लिए आपने अपने पैसे को रखा था उस पैसे के लिए आप उस टाइम पीरियड के लिए आपको क्या मिलता है, कुछ एक्स्ट्रा पैसे मिलते हैं। इसमें एक बार पैसा जमा करना होता है। रिकरिंग डिपॉजिट में क्या होता है कि आप टर्म बाय टर्म, ठीक है, टर्म बाय टर्म करके पैसे को क्या करते हैं, जमा करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि ऐसा आपने कई सारे प्लान सुने होंगे कि 5 साल तक आपको 500 रुपए हर महीने जमा करना है और छठे साल के बाद आपको कुछ अमाउंट मिलेगा जो कि आपके जमा किए गए अमाउंट से थोड़ा सा ज्यादा होगा, तो उसे क्या कहा जाता है, उसे रिकरिंग अमाउंट कहा जाता है, ठीक है, रिकरिंग डिपॉजिट कहा जाता है। तो ये जो एनडीटीएल है, ये एनडीटीएल क्या है, करेंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट और रिकरिंग डिपॉजिट। इन सभी का जो है ना नेट जो सम होता है, इस नेट सम को क्या कहा जाता है, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज कहा जाता है। अब नेट सम क्या हुआ सो समझिए। तो क्या है कि करेंट अकाउंट में किसी एक स्पेसिफिक डे में अगर हम लोग देखें तो करेंट अकाउंट में कुछ पैसा आया होगा, है ना, तो करेंट अकाउंट में लोगों ने पैसा जमा किया, उसको हमने क्या किया, पॉजिटिव लिया, ठीक है। उसी दिन करेंट अकाउंट से कुछ लोगों ने क्या किया होगा, पैसे को निकाला होगा, तो उसको हमने निगेटिव लिया। सिमिलरली सेम चारों में होगा, सेविंग अकाउंट के अंदर भी कुछ आप क्या किया गया, वो पैसा आया होगा और सेविंग अकाउंट के अंदर कुछ पैसा कुछ लोगों ने निकाला होगा, और सेम चीज यहां भी होगा, पॉजिटिव, कुछ पैसा आया फिक्स अकाउंट में किसी बैंक में और कुछ पैसा गया, रिकरिंग डिपॉजिट से भी कुछ पैसा आया और कुछ पैसा जो है वो गया। अब समझिए, जब यहां कुछ पैसा आया तो एक स्पेसिफिक डे के दिन आपके पास जितने भी पैसे आए, लेटर सपोज कि जो पॉजिटिव है वो मान लेते हैं कि किसी एक बैंक का वो है आपको 150 करोड़, ठीक है, कितना है वो 150 करोड़ है। अब ये सारे लोगों ने क्या किया है, 150 करोड़ लोगों ने अपने पैसे जमा किए बैंक के अंदर, तो जो निगेटिव है वो मान लेते हैं कि 50 करोड़ है, ठीक है। तो जो 150 करोड़ पॉजिटिव हुआ और 50 करोड़ निगेटिव हो गया, तो टोटल जो एनडीटीएल होगा वो एक स्पेसिफिक डे का वो क्या होगा, 100 करोड़ होगा, ठीक है। तो ये होता है एनडीटीएल किसी भी बैंक का, कि किसी बैंक के अंदर कितना अमाउंट आया और कितना अमाउंट गया, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एनडीटीएल यानी कि नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज कहते हैं, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग अब देखेंगे कि इसके ऊपर डिफरेंट क्वांटिटेटिव टूल्स जो है वो किस तरीके से वर्क करते हैं। तो अभी सबसे पहला जो क्वांटिटेटिव टूल्स है, इस क्वांटिटेटिव टूल में जो फर्स्ट टूल है, इस टूल को क्या कहा जाता है, सीआरआर कहा जाता है, यानी कि कैश रिजर्व रेशियो, ठीक है। तो देखते हैं कैश रिजर्व रेशियो, ठीक है, सीआरआर। अब है ये क्या और इसका कैसे इंपैक्ट होता है, सो समझने का प्रयास करते हैं। अब ये देखिए सीआरआर क्या है, सो समझिए। ये आपका जो एनडीटीएल था ना, बैंक का जो एनडीटीएल था, इसका एक सर्टेन अमाउंट होता है, कुछ अमाउंट होता है जो कि आपको कहां रखना पड़ता है, आपको रखना पड़ता है आरबीआई के पास। याद रखिएगा कि ये जो कैश रिजर्व रेशियो है
ये स्पेसिफिक बैंक को अपने एनडीटीएल का कुछ अमाउंट किसके पास रखना पड़ता है, तो ये रखना पड़ता है आपको आरबीआई के पास। अब ये जो आरबीआई के पास जो रखा जाता है ये किस फॉर्म में रखा जाता है, पहला क्वेश्चन तो ये उठता है कि ये जो आरबीआई के पास जो पैसा रखा जाता है वो किस फॉर्म में रखा जाता है, तो फॉर्म जो होता है वो होता है आपका कैश के फॉर्म में रखा जाता है। ठीक है, किसी बैंक का जितना एनडीटीएल है उसका कुछ अमाउंट वो उसको किसके पास रखना पड़ता है, आरबीआई के पास रखना पड़ता है, जो कि किसके फॉर्म में होता है, कैश के फॉर्म में होता है। अब समझिए कि ये क्यों रखा जाता है और इसका इंप्लीमेंटेशन क्या है। तो जब आपने कुछ अमाउंट किसके पास रख दिया है, जो आरबीआई है, इस जो सेंट्रल बैंक है इसके पास रख दिया है, तो ये क्यों रखा जाता है, इसलिए रखा जाता है कि आरबीआई वो, क्योंकि ये आरबीआई एक्ट 1934, ध्यान रखिएगा, आरबीआई एक्ट 1934 के अंदर इसको क्या किया गया, बोला गया है कि आपको कुछ अमाउंट जो है ना वो किसके पास रखना पड़ेगा, आपको आरबीआई के पास रखना पड़ेगा। किसे रखना पड़ेगा, पहला क्वेश्चन, किसे रखना पड़ेगा, बैंक को। किसके पास रखना पड़ेगा, आरबीआई के पास। ठीक है, किसके अकॉर्डिंग, तो अकॉर्डिंग टू आरबीआई एक्ट 1934, इसके अकॉर्डिंग आपको रखना पड़ेगा। अब इसका इंपैक्ट क्या है, इसको समझते हैं कि इसका इंपैक्ट क्या होता है और इसके बढ़ने घटने से मनी सर्कुलेशन किस तरीके से वर्क करता है। तो देखिएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपका मान लेते हैं, सपोज कि जो आपका एनडीटीएल था किसी बैंक का, वो मान लेते हैं कि कितना है, 100 करोड़ है। ठीक है, अब ये 100 करोड़ जब आपका एनडीटीएल है, तो सपोज कि अभी के समय, सपोज कि अभी सीआरआर जो है वो मान लेते हैं कि 4% है ना। सीआरआर कितना परसेंट है, 4% है। तो जब सीआरआर 4% है, मतलब कि आपका टोटल एनडीटीएल जो था वो 100 करोड़ था और उसमें 4% आपको किसके पास जमा कर देना है, आपको आरबीआई के पास जमा कर देना है। मींस कि अभी जो आपका लोनेबल अमाउंट है, अभी और भी चीजें वर्क होंगी, लेकिन अगर हम लोग सिर्फ सीआरआर के अकॉर्डिंग देखें तो लोनेबल अमाउंट है। लोनेबल अमाउंट का मतलब क्या होता है, जिसको कि आप कहां लगा सकते हैं, जो बैंक है वो कहां लगा सकती है, तो उसको लोन देने में लगा सकती है। तो ये लोनेबल अमाउंट जो है वो कितने करोड़ हैं, 96 करोड़ हैं। अब समझिए दूसरा एग्जांपल कि सपोज ऐसा कीजिए कि सीआरआर जो है ना 4% से बढ़ के ये सीआरआर हो गया है आपका 10%, ऐसे इतना ज्यादा बढ़ता नहीं है। तो 10% अगर हो गया तो लोनेबल अमाउंट जो है वो लोनेबल अमाउंट कितना हो जाएगा, 90 करोड़। पहले 96 करोड़ था, अब कितना करोड़ हो गया, 90 करोड़। मतलब क्या हुआ, इसका इंप्लीमेंटेशन क्या हुआ कि जो मनी सर्कुलेशन है, मनी सर्कुलेशन, ये मनी सर्कुलेशन क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। मनी सर्कुलेशन क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, घट गया। ठीक है, कैसे घटा, क्या आपने किया था, आपने किया था सीआरआर को बढ़ा दिया था। इंप्लीमेंटेशन देखिए, सीआरआर बढ़ा तो मनी सर्कुलेशन क्या हो गया, डिक्रीज कर गया। और अगर मनी सर्कुलेशन डिक्रीज कर जाए तो इन्फ्लेशन क्या होगा, मनी सर्कुलेशन अगर घट जाए तो इन्फ्लेशन भी क्या हो जाएगा, इन्फ्लेशन भी घट जाएगा। समझ रहे हैं, मनी सर्कुलेशन कम मतलब इन्फ्लेशन भी क्या हो जाएगा, कम जाएगा। तो इस तरीके से हमने इसका इंप्लीमेंटेशन जो है वो देखा। अभी क्वेश्चन ये भी उठता है कि जो आपने अमाउंट रखा था 4% या 10%, जो भी अमाउंट बैंक ने रखा था, उस अमाउंट पे क्या कोई प्रॉफिट मिलेगा। आंसर इज नो, आपको किसी भी तरीके का कोई प्रॉफिट नहीं मिलेगा। आपने उसको कैश के रूप में, कैश के फॉर्म में जमा कर दिया है। आपको इससे सीआरआर से आप ध्यान रखेंगे कि कोई भी तरीके का आपको प्रॉफिट जो है वो नहीं होगा। आपने अमाउंट जमा कर दिया है, वो आरबीआई के पास रखा हुआ रहेगा। नेक्स्ट जो टूल है क्वांटिटेटिव टूल्स, इस टूल का नाम है SLR, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ठीक है, टूल का क्या नाम है, SLR। अब ये SLR क्या है और ये किस तरीके से वर्क करता है सो समझते हैं। तो SLR जो है वो क्या है कि आपके पास जो आपका जो एनडीटीएल था, उस एनडीटीएल का सर्टेन अमाउंट आपको खुद के पास रखना होता है। किसके पास रखना होता है, बैंक के खुद के पास रखना होता है। ठीक है, जो सर्टेन अमाउंट है, कुछ जैसे कि लेटर सपोज कि एनडीटीएल जो था वो कितना था, 100 करोड़ था। और मान लीजिए कि आपका जो ये सीआरआर था, वो सीआरआर मान लिया आपने कि 4% था। ठीक है, तो अब जो आपका लेंडिंग अमाउंट है, जो लोन देने वाला जो अमाउंट है वो कितना बच गया था, लेंडिंग अमाउंट जो बच गया था वो कितना, 96 करोड़ बच गया था। तो अब ये जो 96 करोड़ बचा है, इसके अंदर
SLR क्या करना होगा कि लेट अस सपोज कि SLR जो है ना ये 20% है, सपोज करते हैं। तो 20% मतलब क्या है, ये NDTL पे काउंट होगा, तो 20% का मतलब कितना हो गया 20 करोड़। तो ये जो 20 करोड़ ऑलरेडी आपके पास जो अमाउंट बचा हुआ था, लेंडिंग अमाउंट जो आप दे सकते थे लोन के फॉर्म में, वो कितना था 96 करोड़। अब इसमें से आपने 20 करोड़ जो है इसको कहां पे रखना है, खुद के पास रखना है, बैंक को खुद के पास रखना है। मतलब क्या कि SLR 20% मतलब क्या कि 20 करोड़ जो है वो किसके पास रखना है, बैंक को खुद के पास रखना है, बैंक इटसेल्फ, ठीक है, बैंक को खुद के पास रखना है। तो क्वेश्चन ये अराइज होता है कि किस एक्ट के तहत एंड व्हाई। तो पहला जो क्वेश्चन है उसका आंसर है कि ये किस एक्ट के तहत रखा जाता है, तो ये रखा जाता है आपको बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, याद रखिएगा, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अकॉर्डिंग इसको रखा जाता है। ठीक है, किस फॉर्म में रखा जाता है, तो कैश के फॉर्म में, प्लस गोल्ड के फॉर्म में, प्लस गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के फॉर्म में, जीसेक के फॉर्म में रखा जाता है। ठीक है, दो चीजें हो गई। अब ये क्यों रखा जाता है, तो ये जो है ना बेसिकली प्रिकॉशनरी मेजर्स के लिए रखा जाता है। तो ये प्रिकॉशनरी मेजर्स क्या होता है, प्रिकॉशनरी मेजर्स क्या होता है सोच समझिए। तो प्रिकॉशनरी मेजर्स में बेसिकली टू मेजर्स हैं। पहला क्या, जो फर्स्ट सबसे पहला जो प्रिकॉशनरी मेजर है वो क्या है, एंड उसके बाद फिर हम लोग इसका इंप्लीमेंटेशन भी देखेंगे। वो ये है कि मान लीजिए कि बैंक का जो वर्क होता है वो वर्क क्या होता है, बैंक आप लोगों से हम लोगों से पैसा लेता है और उस पैसे को वो क्या करता है, किसी दूसरे बिजनेसमैन को वो लोन के फॉर्म में दे देता है। मान लीजिए कि उसके पास 100 करोड़ बैंक के पास थे, ठीक है, कितने करोड़ थे 100 करोड़। अब ये 100 करोड़ में से 4 करोड़ उसने आरबीआई को दिया और 96 करोड़ पूरे तरीके से उसने किसी बिजनेसमैन को दे दिया। अब वो जो बिजनेसमैन है वो निकला विजय माल्या की तरह, वो पैसा लेकर भाग गया, तो बैंक क्या हो जाएगा, पूरे तरीके से बैंक रन हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। ऐसे सिचुएशन में आपको क्या करना होता है कि जो प्रिकॉशनरी मेजर के अंदर ये होता है कि टोटल पैसा जो है ना आपको कहां नहीं रखना होता, किसी अगर आप अपने पास नहीं रखेंगे तो ऐसे सिचुएशन को बैंक जो है वो क्या नहीं कर पाएंगे, हैंडल नहीं कर पाएंगे। तो फर्स्ट जो प्रिकॉशनरी मेजर है कि किसी एक स्पेसिफिक जो क्लाइंट है उस क्लाइंट को पूरे तरीके से लोन नहीं दे दे। और दूसरा जो प्रिकॉशनरी मेजर होता है वो ये होता है कि लोग पैनिक हो जाएं, ठीक है, पैनिक हो जाए कि इस बैंक में हमको लॉस होने वाला है ना, और तब पैसा लेने जाएं और आपने सारा का सारा पैसा जो है कहां पे लगा दिया हुआ है, सारा का सारा पैसा आपने उधारी में दे दिया हुआ है, किसी बिजनेसमैन को दे दिया हुआ है। अब समझिए, आपने अगर सारा पैसा बिजनेसमैन को दिया हुआ है और लोग आपके पास पैसे, अपना रखा हुआ पैसा निकालने आते हैं, ऐसी स्थिति में क्या होगा, आपके पास अगर बैंक के पास पैसा नहीं रहेगा, वो पैसा नहीं दे पाएंगे, तो लोगों के अंदर जो पैनिक की जो भावना है, जो डर की भावना है, वो डर की भावना और बढ़ जाएगी। तो बेसिकली जो ये इसको किया जाता है, ये किया क्यों जाता है, तो पहला जो कि वो किसी एक स्पेसिफिक व्यक्ति को एक स्पेसिफिक जगह पे वो पूरे तरीके से लोन नहीं दे दे, एंड दूसरा कि लोग जब पैनिक हो उस सिचुएशन में लोग बैंक के पास क्या रहे, कुछ पैसा रहे, है ना, जिस पैसे से वो क्या कर सके, हैंडल कर सके जो उस समय लोग आए हैं। और ये पैनिक क्यों होंगे, लोगों को लगेगा कि हो सकता है ये बैंक बंद हो जाए, ऐसा एक अफवाह फैल जाए, या लोगों को लगे कि इस बैंक में कोई फायदा नहीं है, ये बैंक किसी भी तरीके से डूब सकता है फ्यूचर में। तो ऐसी स्थिति में लोग अपने अपने पैसे जो है ना उस बैंक से क्या करना चाहेंगे, निकालना चाहेंगे। तो ये था आपका प्रिकॉशनरी मेजर्स। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि ये कैसे वर्क करेगा। तो वर्क कैसे करेगा, सपोज करते हैं कि एनडीटीएल, फिर से उसी सिचुएशन को देखते हैं, इसको मैं रब कर रहा हूं, है ना। अब देखिएगा यहाँ पे कि एनडीटीएल जो था वो कितना था, एनडीटीएल था आपका 100 करोड़, है ना, एनडीटीएल कितना था, 100 करोड़ था। अब आपने सीआरआर में 4% दे दिया था, सीआरआर में आपने 4% दे दिया था। एसएलआर में अब समझिए आपने क्या किया, 20% दे दिया, है ना। अब समझिए टोटल जो आपका लेंडिंग अमाउंट है वो कितना हो गया, जिसको कि आप लोन के फॉर्म में दे सकते हैं, कितना हो गया 76 करोड़, है ना। अब यहां पर सिचुएशन समझिए, ये था सिचुएशन 1, ठीक है,
सिचुएशन 1। अब सेकेंड सिचुएशन समझिए। सेकेंड सिचुएशन में क्या हुआ कि जो आपका SLR है वो SLR हो गया 30%। तो 30% हो गया तो क्या होगा, यहां पर आपका जो लेंडिंग अमाउंट जो आप लोन के फॉर्म में बैंक दे सकते हो वो कितना हो जाएगा, 66 करोड़ हो जाएगा। मतलब क्या हुआ, 66 करोड़ का मतलब क्या हुआ कि जो मनी सर्कुलेशन है वो मनी सर्कुलेशन क्या हो गया, मनी सर्कुलेशन है वो मनी सर्कुलेशन क्या हो गया, अगर आपने SLR भरा है मनी सर्कुलेशन घट गया, मतलब क्या होगा, इन्फ्लेशन जो होगा, महंगाई जो होगी वो भी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। ठीक है, ये जो है वो है। और नेक्स्ट जो टॉपिक है अपना वो है क्या, OMO यानी कि ओपन मार्केट ऑपरेशंस। तो ये ओपन मार्केट ऑपरेशंस होता क्या है, इसको देखते हैं ये कैसे वर्क करता है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो ओपन मार्केट ऑपरेशन के अंदर क्या होता है कि जो सेंट्रल बैंक है, ठीक है, सेंट्रल बैंक यानी कि अपना कौन सा हो गया, RBI। ये जो RBI है सेंट्रल बैंक, ये सेंट्रल बैंक क्या करता है कि जो गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज हैं, जिसको कहा जाता है, इस गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज को सेल करता है और परचेज करता है, जिसके अकॉर्डिंग मार्केट के अंदर मनी सर्कुलेशन बढ़ता है या घटता है। मतलब कि सेल करना, बेचता है इसको, ठीक है, या फिर क्या करता है, परचेज करता है ना, क्या करता है, सेल करता है या फिर क्या करता है, परचेज करता है, किसको, गवर्नमेंट के सिक्योरिटीज को, जिससे कि वो क्या होता है, इन्फ्लेशन जो होता है वो भी घटता और बढ़ता है। अब समझते हैं क्या होगा, तो एक एग्जांपल लेकर समझते हैं। ठीक है, कि सेंट्रल बैंक है, मान लेते हैं कि RBI। अब ये जो RBI है इसने क्या किया, इसके पास कई सारे गवर्नमेंट के सिक्योरिटीज थे, इस सिक्योरिटीज को इसने क्या किया, अपने पास से सेल कर दिया, बेच दिया। तो ये बेचा किसको, तो कमर्शियल बैंक्स को। अब ये जो सिक्योरिटीज जो थे RBI के पास, उसने किसको बेचा है, सेंट्रल बैंक को बेचा है। अब जब सेंट्रल बैंक को इसने अपने सिक्योरिटीज को बेच दिया तो क्या होगा, अपने सिक्योरिटीज किसके पास है, सिक्योरिटीज किसके पास है, तो सिक्योरिटीज हैं कमर्शियल बैंक के पास। सिक्योरिटीज यानी कि GSEC, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है किसके पास, तो है किसके पास, तो वो है आपको कमर्शियल बैंक के पास। अब ये जो कमर्शियल बैंक है इसने सिक्योरिटीज खरीदा, मतलब उसके लिए उसने क्या किया होगा, पे किया होगा, पे किया होगा, किसको पे किया होगा, RBI को। मतलब कि अब RBI के पास जो है ना मनी सर्कुलेशन जो है वो बढ़ गया है, लेकिन किसके पास बढ़ा है, मार्केट में नहीं, मनी सर्कुलेशन, अब पैसा किसके पास आ गया है, ठीक है, मनी किसके पास आ गया है, वो मनी सर्कुलेशन नहीं लिखी, इसको अच्छा है कि मनी लिखे, ठीक है। तो पैसा जो है वो किसके पास आ गया है, RBI के पास आ गया है। अब पैसा जब RBI के पास आ गया है तो जो कमर्शियल बैंक्स हैं, इन कमर्शियल बैंक्स के पास क्या हो गया, लेस मनी, इनके पास अब पैसे क्या हो गए, कम हो गए। और जब इनके पास पैसे कम हो जाएंगे तो क्या होगा, सोच समझिए, पैसे इनके पास क्या हो गए, कम हो गए। और जब इनके पास पैसे कम होंगे तो ये लोन भी क्या करेंगे, कम प्रोवाइड करेंगे, या फिर लोन प्रोवाइड कैसे करेंगे, हायर रेट्स पे प्रोवाइड करेंगे। अगर ये लोन कम प्रोवाइड करेंगे तो भी क्या होगा, नए लोन कम प्रोवाइड किया, मतलब कि मार्केट के अंदर मनी सर्कुलेशन नहीं बढ़ा। मतलब क्या होगा कि लोन जब प्रोवाइड नहीं करेंगे तो नए बिजनेस का जनरेशन नहीं होगा, नया बिजनेस नहीं बनेगा तो एम्प्लॉयमेंट जो है वो नहीं बढ़ेगा। दूसरा ये कर सकते हैं कि ये हायर रेट पे लोन दे। अगर ये हायर रेट पे भी लोन देंगे तो जो भी स्टार्टअप्स हैं या जो एस्टेब्लिश्ड कंपनी भी है वो भी लोन नहीं लेना चाहेगी कि जब लोन का रेट कमेगा तब हम लोन लेंगे। मतलब कि मार्केट फाइनली होगा क्या कि मार्केट के अंदर मनी सर्कुलेशन जो होगा वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। और जब मार्केट के अंदर मनी सर्कुलेशन डिक्रीज कर जाएगा तो इन्फ्लेशन भी जो होगा वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। मतलब कि अगर RBI ने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज किसको दे दिया है, कमर्शियल बैंक्स को दे दिया है, तो क्या हुआ, कमर्शियल बैंक्स को दे दिया तो मनी सर्कुलेशन क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। मनी सर्कुलेशन डिक्रीज, एंड जब मनी सर्कुलेशन डिक्रीज कर जाएगा तो इन्फ्लेशन जो होगा वो भी क्या होगा, महंगाई जो होगी वो भी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। ठीक है, इन्फ्लेशन जो होगा वो भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो ये था इसका पूरा मैकेनिज्म। अब इसका वाइस वर्सा करते हैं तो वाइस वर्सा में क्या होगा कि जो सिक्योरिटीज है वो क्या करता है, मैंने बताया कि RBI इसको सेल भी करता है, परचेज भी करता है। तो अब ये सिक्योरिटीज को इसने परचेज कर लिया, किसने परचेज कर लिया, RBI ने।
तो आरबीआई ने अगर परचेज किया तो वो पेमेंट किसको करेगा, कमर्शियल बैंक को। कमर्शियल बैंक को जब पेमेंट करेगा तो उसके पास क्या होंगे, एक अच्छा अमाउंट में मनी होंगे। जब उनके पास पैसे अच्छा अमाउंट में होंगे तो वो क्या करेंगे, लोन जो देंगे वो कम रेट पर देंगे। लोन कम रेट पर देंगे तो लोग ज्यादा से ज्यादा लोन लेना चाहेंगे, एंड उससे क्या होगा कि इन्फ्लेशन जो होगा वो बढ़ेगा, मनी सर्कुलेशन जो होगा वो भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा टूल है, इस टूल का नाम है बैंक रेट। ठीक है, तो नेक्स्ट जो टूल है इसको क्या कहा जाता है, बैंक रेट, बैंक दर भी कहा जाता है। अब ये बैंक रेट क्या है इसको समझते हैं। तो ये जो बैंक रेट है ये वो रेट है जिस रेट के ऊपर, वो रेट है जिस रेट के ऊपर जो सेंट्रल बैंक है यानी कि आरबीआई, ये आरबीआई क्या करती है, कमर्शियल बैंक्स को लोन प्रोवाइड करती है। ठीक है, जिस रेट के ऊपर आरबीआई कमर्शियल बैंक्स को क्या प्रोवाइड करती है, लोन प्रोवाइड करती है, उस रेट को क्या कहा जाता है, बैंक रेट कहा जाता है। अब समझिए, फिर से वहीं पर इंटरप्रिटेशन की बात करते हैं और कुछ फैक्ट्स को देखते हैं। तो सबसे पहला चीज कि क्या इसके लिए कोई कोलैटरल, ठीक है, कोलैटरल मतलब समझते होंगे आप लोग, कोई चीज गिरवी रखना पड़ता है, आंसर नहीं, नहीं, इसके लिए किसी भी तरीके का कोलैटरल आपको रखना नहीं पड़ता है, पहली बात हो गई। दूसरी बात कि जब आपको कोलैटरल नहीं जमा करना पड़ता है तो ये किस तरीके का, कितने टर्म का ये है, ये क्या ये शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है, तो आंसर है इसका कि बैंक रेट जो है ये क्या है, लॉन्ग टर्म है ना, लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लेता है। कौन लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लेता है, तो कमर्शियल बैंक्स लेते हैं, किससे लेते हैं, आरबीआई से लेते हैं, है ना, किसने के लिए, तो लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक है, कोलैटरल नहीं, बिल्कुल भी किसी तरीके का कोई भी चीज गिरवी नहीं रखना पड़ता है। अब इसका इंटरप्रिटेशन समझने का प्रयास करते हैं कि ये कैसे वर्क करता है। समझिए कि यहां पर बस आपको ये ध्यान रखना है कि पैसा कौन दे रहा है, आरबीआई, और पैसा ले कौन रहा है, तो कमर्शियल बैंक्स। ठीक है, अब समझते हैं इसको, इंटरप्रिटेशन के साथ इसको समझने का प्रयास करते हैं। लेट अस सपोज कि आरबीआई ने जो कमर्शियल बैंक्स को पैसे दिए हैं वो उसका इंटरेस्ट रेट इसने बढ़ा दिया। ठीक है, तो आरबीआई ने जो, मतलब कि बैंक रेट क्या हो गया है, बैंक रेट क्या हो गया, बढ़ गया है, इंक्रीज कर गया है। और जब बैंक रेट बढ़ जाएगा, ठीक है, इसने क्या किया, ज्यादा रेट पर किसको लोन दिया है, कमर्शियल बैंक्स को। अब जब कमर्शियल बैंक्स को ज्यादा रेट पर लोन दिया तो कमर्शियल बैंक्स भी क्या करेंगे, कमर्शियल बैंक्स भी जो अब मनी लेंड करेंगे, जो उधारी में देंगे पैसा, वो क्या देंगे, ज्यादा रेट पर देंगे। ठीक है, तो जो इंटरेस्ट रेट होगा, किसका, ऑफर्ड बाय कमर्शियल बैंक्स, ये क्या होगा, ज्यादा होगा। अब समझिए, जब ये ज्यादा इंटरेस्ट रेट पर लोन देंगे तो फिर से वही पुरानी बात है, जो लोनेबल अमाउंट होगा, जो लोग मनी लेंड करना चाहते हैं, पैसा लेना चाहते हैं, वो लोग पैसा क्या करेंगे, नहीं लेंगे। और जब वो लोग पैसा नहीं लेंगे या कम लेंगे तो फिर से क्या होगा, मार्केट के अंदर मनी सर्कुलेशन कम हो जाएगा। मनी सर्कुलेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और जब मनी सर्कुलेशन कम हो जाएगा मतलब कि जो इन्फ्लेशन है, जो महंगाई है, वो महंगाई भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। एंड इसका वाइस वर्सा भी पॉसिबल है। ठीक है, लेकिन रिसेंट टाइम में क्या है कि जो बैंक रेट है, इन बैंक रेट का यूज काफी कम होता है। तो अभी जो रिसेंट टाइम में जो इसका यूज होता है वो किसके लिए होता है, तो जो पेनाल्टी रेट्स होते हैं। ठीक है, पेनाल्टी रेट्स का मतलब क्या हुआ कि आपको बैंक को पैसा जमा करना था, आपने नहीं जमा किया तो आपके ऊपर जो पेनाल्टी लगता है, तो जो पेनाल्टी रेट्स होते हैं वो किसके साथ टाइड होते हैं, तो बैंक रेट के साथ। मतलब मान लीजिए कि किसी एक्स चीज का पेनाल्टी रेट लगाना है तो वो इस तरीके से हो सकता है कि एक्स के ऊपर जो पेनाल्टी रेट होगा दैट इज बैंक रेट प्लस 4%। मतलब कि अब जो चेंज करना है उनको अब या फिर वाई के ऊपर जो पेनाल्टी रेट होगा दैट इज बैंक रेट प्लस 3% या -3%, जो भी है। तो अब जो चेंज करना है वो एक्स वाई को चेंज नहीं करना, बस आप एक बार सिर्फ क्या करो, बैंक रेट को चेंज कर दो, सब चेंज हो जाएगा। तो बात यहां पे है कि जो पेनाल्टी रेट्स होते हैं दे आर टाइड विद द बैंक रेट, ये बैंक रेट के साथ जुड़े होते हैं। और ये मनी सर्कुलेशन को किस तरीके से कंट्रोल करते हैं इसकी चर्चा मैंने आपके साथ कर ली है। ठीक है, नेक्स्ट जो टूल है अपना, इस टूल को कहा जाता है LAF, मतलब लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। एंड LAF के अंदर दो बातें हैं। पहला जो था उसको क्या कहा जाता है, रेपो रेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रेपो रेट। अब ये रेपो रेट क्या होता है, कैसे होता है, इसको समझते हैं।
तो ये जो रेपो रेट है ये भी बिल्कुल बैंक रेट की तरह काम करता है, लेकिन कुछ चेंजेस हैं। मतलब यहां पर भी लोन किसको चाहिए, समझिए, लोन दे कौन रहा है, आरबीआई। लोन दे कौन रहा है, आरबीआई। और लोन चाहिए किसको, तो कमर्शियल बैंक्स को चाहिए। लोन चाहिए किसको, कमर्शियल बैंक्स को। अब समझिए कि वहां पर जो था वो क्या था, लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट्स के लिए था, लेकिन जो रेपो रेट होता है, ये रेपो रेट क्या होता है, शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स के लिए होता है। ठीक है, शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स के लिए 1 दिन, 7 दिन, 14 दिन, इस तरीके का होता है। ठीक है, शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स के लिए होता है। अब दूसरी बात कि वहां पर कोलैटरल नहीं जमा करना था, कोई भी चीज गिरवी नहीं रखना था, लेकिन यहां पर क्या करना पड़ता है, आपको मॉर्गेज रखना पड़ता है, कोलैटरल रखना पड़ता है। ठीक है, तो यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, मॉर्गेज रखना पड़ेगा। एंड तीसरी बात, मतलब कि आपको जितना पैसा देना है उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मॉर्गेज रखना पड़ेगा। ठीक है, उसका गवर्नमेंट सिक्योरिटीज रख सकते हैं, कोई भी चीज। एंड तीसरी बात जो होता है, ये जो होता है रेपो रेट, ये क्या होता है, रीपर्चेज एग्रीमेंट होता है। अब ये रीपर्चेज एग्रीमेंट क्या है, ये इसी तरीके का हो गया जिस तरीके का ये मॉर्गेज हुआ। रीपर्चेज एग्रीमेंट क्या है कि आपको क्या, जितने का आपको मान लीजिए कि लोन चाहिए, जैसे सपोज कीजिए कि आपको कोई कमर्शियल बैंक है जिसको लोन चाहिए कितने का, 1 करोड़ का। ठीक है, अब ये 1 करोड़ का चाहिए, तो उस कमर्शियल बैंक को क्या करना पड़ेगा कि कमर्शियल बैंक को आरबीआई को क्या देना पड़ेगा, तो आरबीआई को सिक्योरिटीज जीसेक देना पड़ेगा, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज देना पड़ेगा। ठीक है, कोई कोलैटरल के फॉर्म में। अब जब इसने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज दिया तो सिर्फ देना ही नहीं पड़ेगा, इसके साथ एक पेपर पे साइन करना होगा जिसको कहा जाता है रीपर्चेज एग्रीमेंट। ये अब देखिए क्या हुआ कि इसने 1 करोड़ का इसको क्या दिया, जीसेक दिया, तो इसके बदले में आरबीआई ने इसको क्या दिया, आरबीआई ने इसको 1 करोड़ का जो है ना लोन दे दिया। लेकिन इसको क्या लिखना पड़ेगा कि 14 डेज के बाद, 15 डेज के बाद, 7 डेज के बाद, 1 डे के बाद मैं क्या करूंगा कि आपसे जो भी मैंने आपको जो भी मैंने जीसेक बेचा है उन सारे जीसेक को मैं आपसे खरीद लूंगा। यही तो हुआ रीपर्चेज, फिर से मैं आपसे क्या करूंगा, रीपर्चेज कर लूंगा। तो होगा क्या कि ये जो इसके पास 1 करोड़ का जीसेक आया, तो फिर से आफ्टर 7 डेज मान लेते हैं, आफ्टर 7 डेज फिर से क्या होगा, ये जो जीसेक था, ये जीसेक कौन खरीद लेगा, कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक इसको फिर से खरीद लेंगे, और जब कमर्शियल बैंक इसको खरीदेंगे तो उसके लिए सिर्फ 1 करोड़ नहीं देंगे, 1 करोड़ प्लस सम इंटरेस्ट भी इनको पे करना पड़ेगा, क्योंकि 1 करोड़ का तो इनको जीसेक था, और जो इतना दिन तक इन्होंने जो पैसा रखा अपने पास उसके लिए उनको कुछ इंटरेस्ट देना पड़ेगा। वही जो इंटरेस्ट होता है, इस इंटरेस्ट को क्या कहा जाता है, इस इंटरेस्ट को रेपो रेट कहा जाता है। ठीक है, यहां तक समझ गए। अब इसका इंटरप्रिटेशन समझ लेते हैं थोड़ा सा, है ना। चलिए इंटरप्रिटेशन समझते हैं थोड़ा। तो इसमें इंटरप्रिटेशन के अंदर क्या है कि सपोज कीजिए कि जो रेपो रेट है, ये रेपो रेट क्या हो गया है, इंक्रीज कर गया है, रेपो रेट बढ़ा दिया है ना। तो जैसे ही रेपो रेट बढ़ा तो जो कमर्शियल बैंक्स थे, ये कमर्शियल बैंक्स क्या करेंगे, अब क्या नहीं लेना चाहेंगे, लोन नहीं लेना चाहेंगे, क्योंकि उनको ज्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। या फिर अगर लोन लेंगे तो क्या होगा, सो समझते हैं। कमर्शियल बैंक्स अब आरबीआई से लोन नहीं लेना चाहेंगे, या लोन लेंगे तो उनको क्या करना पड़ेगा, हाई अमाउंट पे करना पड़ेगा। तो पहला अगर लोन नहीं लिया तो क्या होगा, 2 सिचुएशन है। पहला सिचुएशन क्या है कि वो आरबीआई से लोन ले ही ना, ठीक है, लोन ले ही ना। और दूसरा क्या है कि वो आरबीआई से लोन ले ले। अब दोनों में क्या सिचुएशन होगा, सो समझते हैं। अगर आरबीआई से लोन नहीं लिया तो फिर क्या हुआ, इसका जो लेंडिंग अमाउंट जो था, जिसको कि वो उधारी के रूप में मार्केट में लगा था, वो अब कम हो गया, है ना। तो लेंडिंग अमाउंट कम, फिर से क्या हो गया, मनी सर्कुलेशन क्या हो गया, कम हो गया। मनी सर्कुलेशन कम हो गया ना, क्योंकि इन्होंने क्या किया, आरबीआई से लिया नहीं, उसके पास पैसा है नहीं। तो अब जब उसके पास पैसा नहीं है तो वो क्या करेगा, किसी को कोई जो बिजनेसमैन है उस बिजनेसमैन को वो लोन नहीं देगा। और जब वो बिजनेसमैन को लोन नहीं देगा तो मनी सर्कुलेशन क्या हो गया, मार्केट के अंदर मनी सर्कुलेशन क्या हो गया, कम हो गया। और मार्केट के अंदर मनी सर्कुलेशन कम मतलब क्या हो जाएगा, इन्फ्लेशन भी जो है ना वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा।
इन्फ्लेशन भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। दूसरा सिचुएशन देखते हैं, आरबीआई से इसने उधारी ले लिया, ठीक है। अब इसने जब उधार ले लिया तब क्या होगा, इसने हाई इंटरेस्ट पेड किया है, पैसा ज्यादा दिया है आरबीआई को, तो जब इसने ज्यादा पे किया है आरबीआई को, तो ये भी क्या चाहेगा कि जो मेरे से कस्टमर ले पैसा वो भी मुझे क्या करे, हाई इंटरेस्ट दे। तो ये भी क्या करेगा, हाई इंटरेस्ट, है ना, हाई इंटरेस्ट को अप्लाई करेगा। और जब ये हाई इंटरेस्ट को अप्लाई करेगा तो क्या होगा, जैसे ही इसने हाई इंटरेस्ट को अप्लाई किया, होगा क्या कि जो मार्केट के अंदर बिजनेसमैन है वो लोन नहीं लेंगे, कहेंगे छोड़ो भाई बाद में हम लोन लेते हैं, अभी लोन लेकर कोई फायदा नहीं है। तो जैसे ही इसने हाई इंटरेस्ट पे किया, ठीक है, हाई इंटरेस्ट जैसे ही इसने लगाया किसको, कस्टमर्स के ऊपर, तो उन्होंने लोन लेना क्या कर दिया, कम कर दिया। लोन लेना कम कर दिया मतलब मार्केट के अंदर मनी सर्कुलेशन फिर से क्या हो गया, मनी सर्कुलेशन कम गया, मनी सर्कुलेशन कम गया मतलब क्या हो जाएगा, इन्फ्लेशन क्या हो जाएगा, कम जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक है इसे कहा जाता है रिवर्स रेपो रेट, ठीक है। ये भी क्या है, एलएएफ का ही पार्ट है ना, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी का। तो नेक्स्ट है रिवर्स रेपो रेट। अब ये रिवर्स रेपो रेट क्या होता है इसको समझते हैं। तो जो रिवर्स रेपो रेट है ये वो रेट है जिस पर कि आरबीआई, जस्ट उसका रेपो रेट का उल्टा, यहां पर किसको पैसा चाहिए, आरबीआई को चाहिए, ठीक है। और पैसा कौन दे रहा है, यहां पे कमर्शियल बैंक्स दे रहे हैं। पैसा दे कौन रहा है, कमर्शियल बैंक्स। किसको दे रहे हैं, आरबीआई को पैसा दे रहा है। कमर्शियल बैंक किसको दे रहा है, आरबीआई को पैसा दे रहा है। लेकिन यहां पे सब कुछ सेम, यहां पर भी क्या होगा, रिपर्चेज एग्रीमेंट होता है, यहां पर भी कोलैटरल्स क्या करना होगा, आपको रखना पड़ेगा। रिपर्चेज एग्रीमेंट होगा, कोलैटरल्स आपको रखना पड़ेगा। तो यहां देखिए कमर्शियल बैंक्स ने किसको लोन दिया है, सॉरी आरबीआई को लोन दिया है। अब यहां पर क्या होगा सो समझते हैं, इसका मैकेनिज्म थोड़ा समझते हैं कि वर्क कैसे करेगा। सपोज कीजिए कि जो रिवर्स रेपो रेट है, रिवर्स रेपो रेट इसको बढ़ा दिया गया है ना, रिवर्स रेपो रेट को बढ़ा दिया गया। तो अब कमर्शियल बैंक्स के पास क्या ऑप्शन है, होता क्या है रिवर्स रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट ये होता है कि आरबीआई कोलेट्रल्स को जमा करके पैसा किससे लेगा, कमर्शियल बैंक से पैसा लेगा, ठीक है। वहां पर पैसा दे रहा था, यहां पर पैसा लेगा। अब सपोज किया हमने कि रिवर्स रेपो रेट बढ़ा दिया गया, तो रिवर्स रेपो रेट बढ़ा दिया गया तो कमर्शियल बैंक पर क्या इफेक्ट पड़ेगा सो समझिए। कमर्शियल बैंक के पास क्या ऑप्शन है, कमर्शियल बैंक के पास ऑप्शन है, पहला ऑप्शन कि वो या तो आरबीआई को पैसा दे या फिर अपने जो बिजनेसमैन जो लोग हैं उनको पैसा दे, ठीक है। या तो आरबीआई को पैसा दे या फिर लेंड करे हायर इंटरेस्ट रेट पे, ठीक है। ठीक है, अब समझते हैं पहले, क्योंकि अगर जो जिस इंटरेस्ट रेट से वो पहले दे रहा था उससे ज्यादा अगर उसको रिवर्स रेपो रेट में मिलेगा तो वो किसको पैसा देगा, आरबीआई को पैसा देगा। तो दो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन कि या तो वो आरबीआई को दे या फिर पहले जिस रेट पर वो इंटरेस्ट दे रहा था, जिस इंटरेस्ट रेट पे वो लोन दे रहा था उससे ज्यादा इंटरेस्ट रेट पे लोन दे, क्योंकि उसको तो क्या चाहिए, प्रॉफिट चाहिए कमर्शियल बैंक को, ठीक है। तो अगर कमर्शियल बैंक्स ने आरबीआई को पैसा दे दिया, ठीक है, तो मार्केट से मनी क्या हो गया, कम हो गया, मनी सर्कुलेशन क्या हो गया, कम हो गया। मतलब कि जो क्रेडिट क्रिएटिंग कैपेसिटी है किसकी, कमर्शियल बैंक्स की, वो क्या हो गई, कम हो गई। मतलब क्या हो गया, यहां पर फिर से मनी सर्कुलेशन कम, क्रेडिट क्रिएटिंग कैपेसिटी वो क्या हो गया, लेस, मनी सर्कुलेशन लेस, इन्फ्लेशन, मनी सर्कुलेशन अगर कम हो जाएगा तो इन्फ्लेशन भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। दूसरा, अब कमर्शियल बैंक्स क्या चाहेंगे कि जिस इंटरेस्ट रेट पर हमने पहले जो बिजनेसमैन को दिया था लोन उस इंटरेस्ट रेट पर नहीं दे, उससे ज्यादा इंटरेस्ट रेट पे दें। तो हायर इंटरेस्ट रेट पर किसको देना चाह रहा है ये, बिजनेसमैन को। अब बिजनेसमैन को क्या लगेगा कि रहने दीजिए,
हम क्यों लोन लें अब ज्यादा इंटरेस्ट रेट पर। तो बिजनेसमैन जो होंगे वो क्या करेंगे, बिजनेसमैन क्या करेंगे, वो इंटरेस्ट जो है वो जो लोन है किससे, कमर्शियल बैंक से, वो कमर्शियल बैंक से लोन नहीं लेंगे। और जैसे ही वो कमर्शियल बैंक से लोन नहीं लेंगे क्या होगा, मार्केट के अंदर जो ये मनी सर्कुलेशन है वो मनी सर्कुलेशन क्या हो जाएगा, कम जाएगा। और जैसे ही मनी सर्कुलेशन कमेगा फिर से इन्फ्लेशन क्या हो जाएगा, कम जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका रिवर्स रेपो रेट। नेक्स्ट जो टूल है इस टूल का नाम है MSF। ठीक है, MSF का मतलब क्या होता है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। अब ये MSF क्या होता है सो समझते हैं। देखिए ये किसी बैंक को बचाने का ना सबसे लास्ट तरीका होता है, सबसे लास्ट टूल होता है। कैसे वर्क करता है इसको थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। तो MSF क्या होता है कि जो किसी बैंक का NDTL होता है ना, किसी बैंक का NDTL होता है, इस NDTL का 1%, ये वेरिएबल रहता है लेकिन अभी जो है वो 1% है, इस NDTL का 1% आप क्या कर सकते हैं, बैंक को लोन मिल सकता है। किस बैंक को लोन मिलेगा, कमर्शियल बैंक्स को। कौन देगा इसको, तो RBI देगा लोन, है ना। अपने NDTL का 1% लोन मिलेगा, किसके द्वारा, RBI के द्वारा। किसको मिलेगा, कमर्शियल बैंक को मिलेगा। तो ये जो है ये एक लास्ट टूल है, किसको बचाने का, बैंक को बचाने का। सबसे लास्ट टाइम में इसको यूज किया जाता है। इसके अंदर और क्या क्या होता है, तो क्या कोलेटरल जमा करना पड़ता है, डेफिनेटली इसके लिए भी आपको क्या करना पड़ता है, अपने सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो है वो जमा करने पड़ते हैं। ठीक है, टी बिल्स भी आप जमा कर सकते हैं, ट्रेजरी बिल्स वगैरह जो है ये भी आप जमा कर सकते हैं। इन सभी के बारे में हम लोग आगे के चैप्टर्स में देखेंगे। तो ये जो RBI है, ये RBI कमर्शियल बैंक को क्या करते हैं, लोन देती है 1%, है ना। और ये जो किसके बनिस्बत में दिया जाता है, तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और टी बिल्स के लिए। ये होता कितने दिनों का, ये लोन जो मिलता है वो मिलता कितने दिनों का है, याद रखेगा 1 डे का। ये जो लोन दिया जाता है वो कितने दिन का दिया जाता है, 1 दिन का लोन दिया जाता है। और ये किसी बैंक को बचाने का क्या होता है, सबसे लास्ट टूल होता है। अब इसमें भी आप इंटरप्रिटेशन करके देख सकते हैं, अगर ज्यादा लोनेबल अमाउंट मिल जाएगा, ज्यादा अगर इसको लोन मिल जाएगा तो इसके पास मनी सर्कुलेशन बढ़ जाएगा एंड सो ऑन। मनी सर्कुलेशन बढ़ेगा, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, मनी सर्कुलेशन घटेगा, इन्फ्लेशन घट जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसकी क्रेडिट जो कैपेसिटी होगी, वो क्रेडिट कैपेसिटी, अगर इसके पास ज्यादा पैसे आ जाएंगे तो क्रेडिट कैपेसिटी बढ़ जाएगी, लोनेबल अमाउंट बढ़ जाएगा और मनी सर्कुलेशन बढ़ जाएगा, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो टूल है इस टूल का नाम है MSS। MSS का मतलब क्या होता है, मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम। मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम, देखिए ये जो स्कीम है ये और सारे स्कीम से थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि ये प्योरली मॉनिटरी पॉलिसी नहीं है। ये मॉनिटरी के साथ साथ, मॉनिटरी टूल्स के साथ साथ ये फिस्कल टूल भी है, क्योंकि यहाँ पर गवर्नमेंट भी क्या करती है, वर्क करती है, एक्टिव रहती है। तो ये मॉनिटरी एज वेल एज फिस्कल टूल है। ये याद रखिएगा, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन सा टूल है जो कि मॉनिटरी और फिस्कल दोनों है, तो उसका क्या नाम है, MSS, मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम। अब इसमें क्या होता है सो समझिए कि मार्केट में फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू मार्केट के अंदर बहुत सारा पैसा आ गया, मतलब पैसा आ गया तो क्या होगा, इन्फ्लेशन बढ़ गया। अब जब मार्केट में किसके थ्रू, तो फॉरेन एक्सेस, फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू। ठीक है, एक्सेस फॉरेन एक्सचेंज हो गया तो क्या हो गया, मार्केट के अंदर फिर से जो मनी सर्कुलेशन है वो मनी सर्कुलेशन क्या हो गया, बढ़ गया। अब मनी सर्कुलेशन बढ़ गया तो यहां पर क्या होता है, इन्फ्लेशन भी क्या होने लगेगा, बढ़ने लगेगा। ऐसे सिचुएशन में RBI क्या करता है सो समझते हैं। ऐसे सिचुएशन में ये जो इन्फ्लेनेटरी जो साइन शो कर रहा है, जो महंगाई इन्फ्लेशन दिखा रहा है, ऐसे सिचुएशन में क्या करता है कि RBI, कौन, RBI क्या करता है, मार्केट के अंदर ये इशू करते हैं किसको, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को। ठीक है, अब मार्केट के अंदर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जैसे ही आया, लोग क्या करना चाहेंगे, क्योंकि मार्केट के अंदर अभी क्या था, काफी ज्यादा मनी सर्कुलेशन बढ़ा हुआ था। तो जैसे ही RBI ने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इशू किया तो लोग क्या करना चाहेंगे, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को खरीदना चाहेंगे, क्योंकि उससे उनको क्या होता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में प्रॉफिट क्या है, पहला तो ये क्या श्योर्ड है, अश्योर्ड इसमें रिटर्न है।
कुछ ना कुछ रिटर्न आएगा ही, क्योंकि गवर्नमेंट का सिक्योरिटीज है। तो लोग क्या करना चाहेंगे, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को खरीदना चाहेंगे। अब समझिए कि कई सारे लोगों ने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को खरीद लिया। अब जब लोगों ने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को खरीद लिया तो क्या होगा, ये सारे लोगों के पास गवर्नमेंट सिक्योरिटीज चला जाएगा, और जो पैसा था वो किसके पास चला जाएगा, किसके, कहां से खरीदा है, आरबीआई से। तो पैसा जो था वो किसके पास चला जाएगा, आरबीआई के पास चला जाएगा। और जो मनी सर्कुलेशन है वो मनी सर्कुलेशन क्या हो जाएगा, मनी सर्कुलेशन डिक्रीज कर जाएगा। और मनी सर्कुलेशन डिक्रीज करेगा तो इन्फ्लेशन भी जो होगा वो क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। तो ये जो जितने भी टूल्स थे ये सारे कैसे टूल्स थे, मॉनिटरी टूल्स थे। ये कैसे टूल्स थे, मॉनिटरी पॉलिसी के अंदर ही ये कैसे टूल्स थे। तो ये सारे टूल्स जो थे वो क्वांटिटेटिव टूल्स थे, मात्रात्मक टूल्स थे। अब जो नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे वो होगा आपका क्वालिटेटिव टूल्स, और इसके बारे में हम लोग अभी देखेंगे। नेक्स्ट जो हम लोग जो था उसे कहा जाता है क्वालिटेटिव टूल्स। तो ये जो क्वालिटेटिव टूल्स है वो होता क्या है, तो ये जो क्वालिटेटिव टूल्स जो होते हैं ये क्या होते हैं, एक स्पेसिफिक सेक्टर के ऊपर वर्क करते हैं, एक स्पेसिफिक सेक्टर को रेगुलेट करते हैं। ठीक है, तो ये डिस्क्रिमिनेशन करते हैं इस सेक्टर के बेसिस पे। ठीक है, तो सबसे पहली बात, अब इसके अंदर जो है वो कौन कौन से टूल्स हैं इसकी चर्चा करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वालिटेटिव टूल्स है उसे कहा जाता है रेगुलेशन ऑफ मार्जिन रिक्वायरमेंट्स। अब ये रेगुलेशन ऑफ मार्जिन रिक्वायरमेंट्स क्या होता है इसको समझते हैं। होता क्या है कि मान लीजिए कि किसी एक पर्सन को कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट को खरीदना है। ठीक है, प्रोडक्ट ए है, इसको बाई करना है। अब इसको खरीदने के लिए वो अगर चाहेगा कि पूरे तरीके से इसको लोन मिल जाए तो नहीं है, इसके लिए उसे सम अमाउंट क्या करना पड़ता है, पे करना पड़ता है। तो मान लीजिए कि उसे अभी ना 10% पे करना पड़ रहा है। ठीक है, तो कोई बंदा ए प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए ए प्रोडक्ट का जितना कॉस्ट है उस कॉस्ट का उसको कितना परसेंट पे करना पड़ रहा है, 10%। अब समझिए कि अगर ऐसा हो जाए कि इसको 10% रहे तो कोई आदमी सोच सकता है कि हाँ किसी तरीके से मैं 10% को ऑर्गेनाइज कर लूं, उसका जुगाड़ कर लूं, और जुगाड़ करके मैं इस प्रोडक्ट को खरीद लूं, और बाद में मैं इसको जो है इसके लोन के रूप में मैं इसको खरीद लूं। लेकिन अगर सिचुएशन दूसरा ऐसा हो जाए कि इसके लिए जो इनिशियल अमाउंट है वो 10% के बदला 50% देना पड़े। कितना परसेंट देना पड़े, 50%। तो कोई एक कॉमन पीपल जो कि इसको परचेज करना चाहते थे उसके पास वो 50% अरेंज होने में काफी मुश्किल होगी, और जब अरेंज होने में उसको मुश्किल होगी तो वो उस प्रोडक्ट को खरीद नहीं पाएगा। मतलब क्या है कि अगर मैं इस अमाउंट को क्या कर दूं, वेरी कर दूं, इस अमाउंट को क्या कर दूं, वेरी कर दूं, तो जो लोन लेना है, टेक ऑफ लोन जिसको करते हैं, जो लोन लेना है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। कंट्रोल इन द सेंस कि अगर हमने इसको कम कर दिया तो लोन लेने वालों की संख्या बढ़ जाएगी, अगर हमने इसे बढ़ा दिया तो लोन लेने वालों की संख्या क्या हो जाएगी, घट जाएगी। अब यहां पर क्या हो गया, लोन लेने वालों की संख्या बढ़ गई तो क्या हो गया, डिमांड बढ़ गया, और डिमांड बढ़ गया तो क्या हो जाएगा, इन्फ्लेशन जो है वो आ जाएगा, मार्केट के अंदर जो है महंगाई बढ़ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट जो टूल है इसे कहा जाता है रेगुलेशन ऑफ कंज्यूमर क्रेडिट। ठीक है, क्या कहा जाता है, रेगुलेशन ऑफ कंज्यूमर क्रेडिट। अब इसमें क्या होता है सो समझते हैं, और किस तरीके से इससे इन्फ्लेशन के अंदर वर्क किया जाता है इसको थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। इसमें क्या होता है, इसके जो बेसिकली दो टूल्स हैं वो क्या क्या हैं, डाउन पेमेंट एंड ईएमआई। ठीक है, अब समझ लो कि कोई प्रोडक्ट है, फिर से वही ए, इस प्रोडक्ट के लिए फर्स्ट सिचुएशन में डाउन पेमेंट जो है ना, इस प्रोडक्ट ए के लिए डाउन पेमेंट वो है मान लीजिए 10,000। ठीक है, और ईएमआई काफी ज्यादा कर दिया। ईएमआई मतलब कि इस प्रोडक्ट का टोटल जो कॉस्ट इनको जो बियर करना था वो कितना था, 50K, 50,000, डाउन पेमेंट 10K हो गया, एंड उसको ईएमआई 1,000 में कर दिया। मतलब टोटल ईएमआई जो उनको देना है वो कितना देना है, 40 ईएमआई देना है। ठीक है, 40 ईएमआई उनको देना है, और प्रत्येक ईएमआई का जो कॉस्ट है वो कितना है, 1K है ना।
अब कोई बंदा सोचेगा कि ठीक है किसी तरीके से मैं डाउन पेमेंट 10K कर लेता हूं और ये 1K तो मैं कैसे भी करके ऑर्गेनाइज कर लूंगा, और उसने एक प्रोडक्ट यानी कि मान लेते बाइक हो सकता है, कोई भी चीज हो सकता है, उसको उसने खरीद लिया। दूसरा सिचुएशन, डाउन पेमेंट जो है ना, प्रोडक्ट का कॉस्ट उतना ही है, कुछ नहीं किया गया, डाउन पेमेंट को 10,000 से बढ़ाकर मान लीजिए कि 20K कर दिया, ठीक है, और जो EMI है अब 20K हो गया, तो अब टोटल कितना बच गया 30K और देना है, क्योंकि टोटल कॉस्ट कितना है 50K, तो 20K तो आपको डाउन पेमेंट देना है। और जो EMI है, ये EMI अब जो 30 जो मतलब 30,000 जो देना है, वो 30,000 आपको मात्र 10 EMI में देना है। मतलब कि हर बार आपको कितना के पेमेंट करना होगा, हर बार आपको 3K पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है, तभी तो 30K होगा। अब 3K पेमेंट का जुगाड़ करना ये ज्यादा मुश्किल है बनिस्पत 1K के, और 10K से ज्यादा मुश्किल है 20K। तो अगर इस तरीके से डाउन पेमेंट बढ़ा दिया जाए, EMI बढ़ा दिया जाए, डाउन पेमेंट बढ़ा दिया जाए, तो जो ये है जो प्रोडक्ट खरीदने वाले लोग हैं, इनकी संख्या क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, एंड ये जो क्रेडिट जो है, ये इन्फ्लेशन जो है वो भी क्या हो जाएगा, कम जाएगा। समझ रहे हैं? नेक्स्ट जो टूल है, इस टूल को कहा जाता है राशनिंग ऑफ क्रेडिट, ठीक है। अब ये क्या होता है, सो समझते हैं। ये क्या होता है, इसके अंदर क्या किया जाता है कि एक पोर्टफोलियो बना दिया जाता है, पोर्टफोलियो जिसे कहा जाता है वेरिएबल पोर्टफोलियो सेलिंग भी कहा जाता है, वो भी इसी का एक टर्म है। इसमें क्या होता है कि किसी भी स्पेसिफिक सेक्टर के लिए, है ना, किसी भी स्पेसिफिक किस चीज के लिए, सेक्टर के लिए जो क्रेडिट लेना है, लोन लेना है, उसको क्या कर दिया जाता है, फिक्स कर दिया जाता है, ठीक है। अब जो मैक्सिमम सेलिंग है वो फिक्स कर दिया जाता है। मान लीजिए कि कोई एक सेक्टर है, फिर से इसको एग्जांपल के तौर पर समझते हैं, कोई एक सेक्टर है यहाँ पर ए, इस सेक्टर के लिए पहले जो लोन मिलता था ना, आपने जैसे कि लैंड को मॉर्गेज किया, ठीक है, तो इसके ऊपर जो आपको लोन मिलता था, आपने 1 करोड़ का अगर लैंड को मॉर्गेज किया है, तो आपको मिलता था फॉर एग्जांपल 70%, यानी कि आपको 70 लाख मिलता था, ठीक है। अब इसको क्या कर दिया कि इन्होंने कम कर दिया, इसका मैक्सिमम सेलिंग फिक्स कर दिया और इसको कम करके कर दिया कि 50%। तो अब क्या होगा, उनको 50 लाख मिलेंगे, एंड जैसे ही उनको 50 लाख मिला, मतलब क्या होगा, मार्केट के अंदर मनी सर्कुलेशन क्या हो गया, कम गया, और मार्केट के अंदर मनी सर्कुलेशन कम हो गया, मतलब क्या हो जाएगा, इन्फ्लेशन जो होगा वो भी कम हो जाएगा। तो इसे क्या कहा जाता है, राशनिंग ऑफ क्रेडिट कहा जाता है। नेक्स्ट है जिसे कहते हैं हम लोग डायरेक्ट एक्शन। ये डायरेक्ट एक्शन क्या है, डायरेक्ट एक्शन क्या है कि जो सेंट्रल बैंक है यानी कि RBI, ये RBI क्या करती है कि किसी स्पेसिफिक पॉलिसी को, किसी स्पेसिफिक पॉलिसी को स्पेसिफिक बैंक्स के लिए, स्पेसिफिक सेक्टर के लिए बोलती है कि आपको ये वर्क क्या करना चाहिए, करना चाहिए। तो ये RBI के द्वारा, ठीक है, एक क्या किया जाता है, एक सर्टेन पॉलिसी डिसीजन, ठीक है, याद रखिएगा, सर्टेन पॉलिसी डिसीजंस, है ना, दिया जाता है किसके द्वारा, RBI के द्वारा सर्टेन पॉलिसी डिसीजंस दिया जाता है, ठीक है, किसके अकॉर्डिंग, इकोनॉमी के सिचुएशन के अकॉर्डिंग। जैसे कि हो सकता है वो कोई भी चीज दे सकते हैं, RBI कर सकता है कि आप वो इकोनॉमी के सिचुएशन के अकॉर्डिंग बोल सकता है, कोई भी चीज स्पेसिफिक सेक्टर में कुछ भी बोल सकता है। तो इसे क्या कहते हैं हम लोग, डायरेक्ट एक्शन कहते हैं। एंड ये जो सबसे लास्ट है, इसे कहा जाता है मोरल सॉशन, ठीक है। अब ये मोरल सॉशन क्या होता है, सो समझिए। मोरल सॉशन होता है कि इसमें कई सारे मेथड्स होते हैं, जैसे कि हो सकता है कि इनफॉर्मल सजेशंस होंगे, ठीक है, या फिर हो सकता है कि मेथड ऑफ एडवाइस होंगे, किसको, कमर्शियल बैंक को, है ना, कमर्शियल बैंक को क्या क्या हो सकता है। तो पहला चीज इनफॉर्मल सजेशंस हो सकते हैं, ठीक है, एडवाइस हो सकता है कि आप ऐसे ऐसे कीजिए, इस तरीके से कीजिएगा तो आपके लिए, आपके बैंक के लिए क्या होगा, अच्छा होगा। अब समझिए यही एक जो चीज है, ये क्या है, बाध्यकारी नहीं है ना, कि नहीं आपको मैंडेटरी नहीं, कि नहीं आपको ये करना ही पड़ेगा। और इससे रिलेटेड एक यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा था कि जितनी भी मॉनिटरी पॉलिसी है क्या वो मैंडेटरी है, तो और सारे मैंडेटरी हैं, लेकिन ये जो मोरल सॉशन है ये याद रखिएगा कि नॉट मैंडेटरी, ठीक है, ये मैंडेटरी नहीं है, समझ रहे हैं। और ये क्या होता है कि कमर्शियल बैंक्स को इनफॉर्मल सजेशंस दिए जाते हैं,
एडवाइस दिए जाते हैं कि आप इसके थ्रू क्या कर सकते हैं कि आप अपना कुछ ऐसा वर्क कीजिए जिससे क्या हो कि आपका जो एक्सपेंडिचर है वो कम हो, या फिर जो भी इनफॉर्मल होता है तो उसके बारे में हमने चर्चा नहीं करनी है। ये जो है पूरा आपका क्या हुआ, मॉनिटरी पॉलिसी हुआ। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि मॉनिटरी पॉलिसी जो है, मौद्रिक नीति जो है, इसके लिमिटेशंस क्या है, क्या क्या है, ठीक है, इसकी सीमाएं क्या क्या हैं। तो देखिए इसके कुछ लिमिटेशंस हैं कि क्या मॉनिटरी पॉलिसी अगर आरबीआई अच्छे तरीके से लागू कर दे तो क्या इन्फ्लेशन एकदम कम हो ही जाएगा, क्या इन्फ्लेशन जितना बैंडविड्थ में रहना चाहिए उतना रहेगा ही, क्या इंपैक्ट पड़ेगा। अगर ऐसा था तो आरबीआई बहुत अच्छे तरीके से इसे लागू करती और हमेशा कभी भी इन्फ्लेमेटरी साइन जो है वो शो नहीं होता। तो इसके अंदर कुछ लिमिटेशंस हैं, जिन लिमिटेशंस के बारे में हमको जानना है। तो लिमिटेशंस क्या क्या है सो समझिए। सबसे पहला जो लिमिटेशन है कि ये जितना भी चीज वर्क होता है वो कहां पे वर्क होता है, बैंक के ऊपर। एंड आपको पता होगा कि इंडिया की टोटल आबादी जो है वो बैंक से जुड़ी हुई नहीं है, यानी कि जो आप इसको बोल सकते हैं वित्तीय समावेशन, यानी कि फाइनेंशियल इंक्लूजन, ये फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडिया का काफी ज्यादा नहीं है। ऑल्दो जब प्रधानमंत्री जनधन योजना आया उसके बाद कई सारे खाता खुले, विश्व की सबसे बड़ी योजना थी और कई सारे खाता खुले, और अब पहले के अनुपात में बहुत सारे लोगों के पास खाते हैं, बैंक के खाते हैं, बैंक के अकाउंट है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। तो फर्स्ट जो चीज है, अब देखिए बैंक का अकाउंट नहीं होगा और गवर्नमेंट पॉलिसी बना रही है, तो पॉलिसी बनाएगी तो वो सभी जगह अच्छे तरीके से तो वर्क नहीं करेगा। तो लिमिटेशंस में क्या है, सो देखिए सबसे पहला जो लिमिटेशंस है वो क्या है कि लैक ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन, ठीक है। फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या है के कारण, ऑल्दो इसके अंदर अब काफी सुधार हुआ है, लेकिन फिर भी टोटली फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडिया के अंदर नहीं है। जो दूसरी बात है वो क्या है कि जो ग्लोबल मार्केट है, ग्लोबल मार्केट, इस ग्लोबल मार्केट के ऊपर बैंक्स का कोई कंट्रोल नहीं है ना। अब समझिए क्या है, क्या ये बोल रहा है कि ग्लोबल मार्केट, मान लीजिए कि हमारे कंट्री में जो है ना क्रूड ऑयल, ये क्या बोलते हैं, जो ऑयल होता है, जो पेट्रोलियम होता है, ये पेट्रोलियम दूसरे कंट्री से आता है। अब वहीं पर रेट काफी ज्यादा बढ़ गया, एक एग्जांपल के तौर पे, तो बैंक कुछ भी करे, कितना भी रेपो रेट घटाए बढ़ाए, कुछ भी करे, उसका रेट बढ़ गया तो बढ़ गया। मतलब कि जो मॉनिटरी पॉलिसी है इसका किसके ऊपर कुछ नहीं चलता है, तो ग्लोबल मार्केट के ऊपर इसका कुछ भी नहीं चलता है। तो ग्लोबल मार्केट से भी काफी ज्यादा इन्फ्लेशन जो होता है वो कंट्री के अंदर इन्फ्लेशन बढ़ता और घटता है। तो मॉनिटरी पॉलिसी का कोई कंट्रोल नहीं है किसके ऊपर, ग्लोबल मार्केट के ऊपर, ठीक है। थर्ड जो चीज है वो क्या है कि इंडिया के अंदर अनऑर्गेनाइज सेक्टर काफी ज्यादा है, ठीक है। अब जब अनऑर्गेनाइज सेक्टर होंगे तो डेफिनेटली वो बैंकों से जुड़े हुए नहीं होंगे, ठीक है। तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर भी मॉनिटरी पॉलिसी के को अच्छे तरीके से वर्क करने में एक हर्डल के रूप में है। और जो चौथी बात है वो क्या है कि जो सप्लाई साइड के ऑब्जेक्ट्स हैं उस पर भी बैंक्स का कोई भी किसी तरीके का कंट्रोल नहीं है। अब मान लीजिए कभी ऐसा हुआ कि कोई चीज का प्रोडक्शन बिल्कुल ही नहीं हुआ, जैसे एग्जांपल के तौर पे कि कंट्री के अंदर जितना गेहूं का प्रोडक्शन होना चाहिए था उसका 50% हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात है उसका रेट बढ़ जाएगा। तो जो नेक्स्ट पॉइंट हो गया वो क्या हो गया कि जो बैंक्स हैं दे हैव नो कंट्रोल ऑन द सप्लाई साइड ऑब्जेक्ट्स, सप्लाई साइड ऑब्जेक्ट्स के ऊपर इनका कोई कंट्रोल नहीं है। अगर इनका प्रोडक्शन ही कम हुआ तो क्या होगा, रेट इनका बढ़ना ही है, ठीक है। तो ये थे आपको मॉनिटरी पॉलिसी के कुछ लिमिटेशंस। नेक्स्ट जो टॉपिक है अपना वो ये होगा कि मॉनिटरी पॉलिसी में रिफॉर्म। तो इस जानिए कि मॉनिटरी पॉलिसी में सुधार के लिए, रिफॉर्म के लिए एक कमेटी आई थी जिस कमेटी का नाम था उर्जित पटेल कमेटी, ठीक है। इस कमेटी ने कुछ रिकमेंडेशंस दिए थे और उन रिकमेंडेशंस के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। तो सबसे पहला जो चीज था, कमेटी का नाम याद रखिएगा, उर्जित पटेल कमेटी, ठीक है। तो ये जो उर्जित पटेल कमेटी है इसने कुछ रिकमेंडेशन दिए थे। आया क्यों था, तो मॉनिटरी पॉलिसी में सुधार के लिए। इस कमेटी ने क्या क्या रिकमेंडेशन दिए सो समझते हैं। सबसे पहले इसने कहा कि जो इन्फ्लेशन होना चाहिए, जो महंगाई होनी चाहिए, वो कितनी होनी चाहिए, इन्फ्लेशन महंगाई टारगेट जो होना चाहिए
दैट शुड बी 4 ± 2%, यानी कि कितना होगा ये 2% से लेकर 6% के बैंड में होना चाहिए। इससे ज्यादा और इससे कम इन्फ्लेशन जो है ना वो क्या है, किसी भी कंट्री के इकोनॉमी के लिए काफी खराब है। अगर इससे कम हो जाएगा इन्फ्लेशन तो ग्रोथ रेट कम हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, और इससे ज्यादा इन्फ्लेशन होने पर क्या होता है, इन्फ्लेमेटरी साइन हो जाता है, बहुत ज्यादा महंगाई हो जाती है और लोग पैनिक हो जाते हैं। तो जो आइडियल सिचुएशन है वो क्या है, आइडियल जो एक दायरा है वो क्या है 2% to 6%। इसके अलावा इनके और भी कई सारे रिकमेंडेशंस थे, लेकिन मैं आपको शॉर्टली ब्रीफ करके बता रहा हूं। दूसरा इन्होंने बोला कि इसके लिए इस बैंड में रखने के लिए एक कमिटी का फॉर्मेशन करना चाहिए, और इस कमिटी का नाम होगा मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी, MPC। और आपको ये मैं बता दूं कि इस कमिटी का फॉर्मेशन बाद में गवर्नमेंट ने इनके रिकमेंडेशन को सुना और जून 2016 में इस कमिटी को फॉर्म किया गया, और इस कमिटी को इस तरीके से फॉर्म किया गया कि वो इन्फ्लेशन को क्या कर दे, इन्फ्लेशन के टारगेट को ये अचीव करने के लिए वो वर्क करे। इनके अंदर कुछ लोग थे। इस अब एक मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी एक अलग ही टॉपिक हो जाता है, जिसको क्या अब बाद के लेक्चर्स में हम लोग देखेंगे कि इसमें कौन कौन से लोग हैं, किस तरीके से वर्क करता है। लेकिन आपको इतना जानना चाहिए कि उर्जित पटेल कमेटी के रिकमेंडेशन के थ्रू ही MPC मौद्रिक नीति समिति मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का गठन किया गया। ठीक है, तो मुझे लगता है मैंने इस टॉपिक के अंदर मैक्सिमम चीजों को कवर कर दिया है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में किसी एक स्पेसिफिक टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।